सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में 18-19 जुलाई 1942 को बाबा साहब के दिए गए भाषण को हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। यदि आप वास्तव में बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में देखेंगे किस तरह से भावनात्मक बातें बाबा साहब माता रमाबाई अंबेडकर के बारे में कहते हैं। निश्चित रूप से बाबा साहब के आंखों में आंसू भी आ जाते हैं जिस समय माता रमाबाई अंबेडकर को 1942 में बाबा साहब याद करते हैं। सामान्य साथियों, वो कौन सी परिस्थिति पैदा हुई जब बाबा साहब के आंखों से आंसू छलक आए। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में ये भी और इसके अलावा बाबा साहब कहते हैं कि पिछले 20 वर्षों में हमने समाज के लिए क्या कुछ किया है। निश्चित रूप से यहाँ पर आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपको देखने को मिलेगा। सामान्य साथियों, हम बैकग्राउंड यहाँ पर नहीं दिखा पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन नियमित डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंचता रहे, इस प्रतिबद्धता के साथ अब हम शुरू कर रहे हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय वही है जो पिछले 2 दिन से लगातार और आज तीसरा दिन चल रहा है। जनतंत्र जीवित रहा तो उसके फल जरूर मिलेंगे, लेकिन अगर जनतंत्र का खात्मा हुआ तो विनाश अटल है। इसी विषय पर बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण आज हम सुनने जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39, पेज नंबर 353 से 356 तक, प्रथम भाग से 5वां भाग, यहाँ पर आज तीसरा भाग लेकर हम उपस्थित हुए हैं। और तीसरे भाग में सीधे बाबा साहब के स्पीच की तरफ हम लेकर चलेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि हम जरूर आपको बताएंगे। पृष्ठभूमि में महिला परिषद में जो प्रस्ताव पारित हुए उसमें तलाक लेना और देना, चल अचल संपत्ति में महिलाओं को हिस्सा मिलना आदि प्रमुख थे। इन प्रस्तावों पर कई महिलाओं के स्पीच हुए जो यहाँ पर नाम आपके समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं हम। राव बहादुर शिवराज ने अपने भाषण में अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकारों के बारे में किए गए आंदोलन का संक्षेप में इतिहास बताया और कांग्रेस, हिंदू और सरकार द्वारा समय समय पर अपनाई गई नीति के लिए उन्हें दोषी करार दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा क्रिप्स के साथ यानी क्रिप्स मिशन की बात यहाँ पे हो रही है, क्रिप्स प्रस्ताव की बात हो रही। क्रिप्स के साथ जो लेन देन की बातचीत की, उसमें क्रिप्स साहब ने जो विरोधी नीति अपनाई उसका इतिहास संक्षेप में बताकर शिवराज ने विक्रम साहब की खूब आलोचना की। पुणे करार के कारण कांग्रेस को अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकारों पर मन मर्जी से आक्रमण करने का मौका मिला। इस मुद्दे पर उन्होंने मिसाल देते हुए भाषण किया और मांग की कि पुणे करार में योग्य फेरबदल किया जाए या उस करार को रद्द करें। अस्पृश्यों की ओर से बाबा साहब को मंडप में मानपत्र दिया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मानपत्र का जवाब देते हुए जो कुछ भी भाषण में कहा, अब हम निश्चित रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उस विश्लेषण में बाबा साहब ने बताया क्या कांग्रेस के हाथ में इस करार के बहाने अस्पृश्यों के खिलाफ प्राणघातक चीज मिली है। उन्होंने मांग की कि इस करार को खारिज कर दिया जाए। 1st एंड 2nd महार बटालियन का कैंप कमेटी में था। डॉक्टर बाबा साहब से वहां के अफसर मिलने आए और उन्होंने बाबा साहब को चाय का न्योता दिया। बाबा साहब कामठी गए और चाय पार्टी के बाद उन्होंने सैनिकों को उद्देश्य कर भाषण किया। क्या भाषण किया, ये संक्षिप्त भाषण हम आपके समक्ष रखते हैं। बाबा साहब ने कहा कि महार और महाराष्ट्र की वीरता की उज्जवल परंपरा को हमेशा याद रखें और पुरुषार्थ के साथ लड़कर नाम और अधिकार कमाएं। दोनों बटालियंस, उनके कमांडिंग ऑफिसर और बाबा साहब की इकट्ठे तस्वीर खिंचाई गई, ग्रुप फोटो लिया गया। फेडरेशन के संविधान का मराठी अनुवाद नई बस्ती, नागपुर के निवासी वकील श्री सखाराम मेहसाम ने किया। मध्य प्रांत 62 शेड्यूल कास्ट
फेडरेशन के कार्यवाह नागपुर के श्री हरिदास आबले ने पुस्तक रूप में उसे 31/12/1942 को प्रकाशित किया, जिसकी कीमत थी 4 आने और कुल 15 पृष्ठ। हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में दलितों को पृथक और संपूर्ण दर्जा दिलाकर उनकी संख्या, उनकी आवश्यकताएं, उनका महत्व आदि के कारण जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार उन्हें मिलना अवश्यंभावी हैं, वे उन्हें दिलाना अखिल भारतीय दलित फेडरेशन के उद्देश्य हैं। ये बात भाग 1 में व्यक्त की गई है। संविधान में कुल 23 हिस्से थे। नागपुर परिषद में पारित प्रस्ताव की प्रतियां प्रांत के गवर्नर और वायसराय के पास भेजी गईं। नागपुर की परिषद पूरी होने के बाद बाबा साहब मुंबई आए। दूसरे दिन उन्होंने यशवंतराव, मुकुंदराव, द्रौपदी और शंकर मामा को अपनी स्टडी में बुलाया। उन्होंने उनसे कहा कि मैं अब दिल्ली जा रहा हूं, आप सभी लोग ठीक से रहें और मेरा पुस्तकालय ठीक से संभालें। उनके लिए डॉक्टर बाबा साहब कपड़े ले आए थे, वे उन्होंने सबको दिए। फिर रमाबाई को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वह अब अगर होती तो उसे बहुत आनंद होता। मेरे लिए उन्होंने बहुत कष्ट झेले। बोलते हुए उनकी आवाज भर आई। बाबा साहब के आंखों में आंसू तैर रहे थे। उनके आंसुओं ने सबको रुला दिया। अखिल भारतीय दलित वर्ग परिषद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण होता है, और वो भाषण क्या है, सीधे अब हम आपके समक्ष रखते हैं। बाबा साहब कहते हैं, अध्यक्ष महाराज, भाइयों और बहनों, इस परिषद में बोलते हुए सबसे पहले भाषा की अड़चन का मूलभूत सवाल सामने आ जाता है। इस विशाल जन समुदाय में मराठी प्रदेश से आए लोगों की संख्या काफी बड़ी है, इसलिए इस परिषद की रिपोर्ट उन्हें समझ आए, इसलिए भाषण मराठी में होना जरूरी है। लेकिन यहाँ मराठी भाषी श्रोताओं के अलावा गैर मराठी प्रदेश से आए अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। उनमें से कुछ बंगाल, बिहार, मद्रास, आंध्र, पंजाब तथा अन्य प्रांतों से आए हुए लोग भी हैं। जाहिर है कि मेरी बातें उन्हें भी समझ आए, इसलिए मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। इस भाषा से बचने के लिए मैंने तय किया है, इस मुश्किल से बचने के लिए मैंने तय किया है कि एक बार अंग्रेजी में और फिर मराठी में मैं बोलूंगा। बाबा साहब ने कहा, सो जो मैं कहना चाहता हूं वह दोनों भाषियों को समझ आए। आज मैं अंग्रेजी में बोलना चाहता हूं, कल मराठी में बोलूंगा। ये परिसर लेने की कल्पना सूझी। कैसे इस बारे में 2 शब्द बताना उचित होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको याद होगा कि पिछले अप्रैल महीने में मुझे न्योता मिला था कि मैं सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स से मिलने के लिए दिल्ली में उपस्थित रहूं। वह अंग्रेजों के प्रतिनिधि को हैसियत से भारतीय संविधान में कुछ बदलावों को सुझाने के लिए आए थे। उनकी तरफ से दी जा रही सूचनाएं भारत के विभिन्न राजनीतिक पक्ष स्वीकारे, इसलिए सभी राजनीतिक पक्षों के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। दिल्ली जाने से पहले भारत विभिन्न प्रांतों की अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों को मैंने सोच विचार के लिए दिल्ली बुलाया था। सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स के साथ हुई बातचीत का निर्णय जब मैंने उन्हें बताया, तब हम सबकी समझ में आ गया था कि सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स जो योजनाएं ले आए थे, वे अनुसूचित जातियों के कल्याण पर प्राणघातक हमला ही था। क्रिप्स की योजनाओं के बारे में अपना नजरिया मैंने एक लेख के जरिए, अखबारों के जरिए जाहिर किया था। शायद आप लोगों ने भी वह पढ़ा हो, लेकिन मुझे लगता रहा कि अखिल भारतीय अनुसूचित जातियों को सबके साथ और सुसंगठित आंदोलन छेड़ना बेहद आवश्यक है, और यही सब दूर छेड़ा गया आंदोलन ही हम पर आ रहे राजनीतिक विनाश से हमें बचा सकता है। भारत की सभी अनुसूचित जातियों ने अपने प्रतिनिधियों के जरिए जो इच्छा प्रकट की, उसके परिणाम स्वरूप आज की इस परिषद का आयोजन किया गया है। इसलिए इस परिषद के साथ आज अखिल अस्पृश्य भारत एक होकर खड़ा है। इसी कारण पूरे भारत से आए अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। विभिन्न प्रांतों में इस परिषद को कहाँ आयोजित किया जाए, इस बात को लेकर इस स्पर्धा से छिड़ी थी। बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मुंबई में से हर किसी को लगता रहा कि परिषद आयोजित करने का श्रेय उनके हिस्से आए। आखिर सभी की सहमति के साथ
ये श्रेय मध्य प्रदेश को देना तय हुआ। हालांकि एक शर्त को लेकर सभी लोग बेहद आग्रही रहे कि परिषद भले कहीं भी बुलाई जाए, आपकी अध्यक्षता में ही स्वीकार करूं। इन सभी के साथ मेरे मतभेद होने के बावजूद मैंने अध्यक्ष स्थान स्वीकारने की बात मानी थी। तब राजनीतिक व्यक्ति को मिलने वाली आज़ादी का फायदा मुझे मिल रहा था। इस परिषद का अध्यक्ष स्थान स्वीकार कर तब मैं अपनी बात कह पाता। जिम्मेदारी के अधिकार के कारण आने वाले बंधन तब बिल्कुल नहीं थे। हालांकि परिषद हो पाती उससे पहले ही वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य के तौर पर मेरी नियुक्ति की गई। इसके साथ ही जिम्मेदारियां आई, उनके साथ बंधन आए। इसीलिए मैंने सोचा कि अनुसूचित जातियों की ओर से अधिकार पूर्वक और स्वतंत्रता पूर्वक बोल पाए ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को अगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए चुना जाए तो बेहतर होगा। मुझे इस बारे में भी बिल्कुल संदेह नहीं है कि राव बहादुर एन शिवराज इस प्रकार बोल पाएंगे। लंबे समय से आप लोगों के कल्याण की खातिर वह काफी मेहनत कर रहे हैं। केंद्रीय विधिमंडल में वह अपना प्रतिनिधित्व कर ही रहे हैं। उनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में बताऊं तो उनकी जितनी शिक्षा आप में से बहुत कम लोग हासिल कर पाए हैं। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से बीए की उपाधियां प्राप्त की हैं। मद्रास में वह वकील का व्यवसाय करते हैं और 10 सालों से कानून के प्रोफेसर हैं। सच कहें तो इस परिषद के अध्यक्ष पद के लिए उनसे अधिक योग्य व्यक्ति शायद ही कोई मिल पाए। इसीलिए मेरी जगह उन्हें चुना गया है। इस बात की मुझे बेहद खुशी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब तक मैं भारत सरकार का सदस्य हूं, वे अपने आंदोलन की जिम्मेदारी संभालें। हम सभी का लक्ष्य हासिल होने तक आंदोलन को लगातार जारी रखने की जिम्मेदारी भी आप पर है। मैं आपकी मदद करूंगा, आपको सलाह भी दूंगा, लेकिन आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होना मेरे लिए संभव नहीं होगा। यह प्रत्यक्ष हालात हैं, उसे आप ठीक से मान लें। इसलिए मेरी पिछले 20 सालों से मुझसे जुड़ी और आश्रय से जाना सही, लेकिन मेरे नेतृत्व में उन्नति की राह पर आगे बढ़ने वाले अस्पृश्यों के इस आंदोलन की बागडोर उनके हाथ सौंपने से पूर्व अपने नेतृत्व काल की रिपोर्ट आपके आगे रखना मैं बेहद जरूरी समझता हूं। यानी कि गत 20 वर्षों में बाबा साहब ने क्या कुछ किया वो रिपोर्ट आज रखेंगे बाबा साहब हम सभी के समक्ष। वहां पर मौजूद लगभग 75,000 लोगों के समक्ष रिपोर्ट रखने जा रहे हैं बाबा साहब। भारत की अनुसूचित जातियां अन्य समाजों की तुलना में कहां खड़ी हैं, इसका जिन पर जिम्मेदारी सौंपी जा रही है उन सभी का हमें आकलन होना चाहिए। इसलिए समझाकर इस बात को बताना बेहद जरूरी है। उनकी मुक्ति के लिए क्या किया जा चुका है और अभी क्या करना बाकी है, ये बताना भी बेहद जरूरी है। ये संतोष की बात है कि अस्पृश्यों ने सभी दिशाओं से आगे बढ़ने के लिए जल्दी कदम उठाए हैं। मैं खास 3 बातों का जिक्र करूंगा। पहली, भारत की बहुत कम जातियों में दिखाई देने वाली राजनीतिक दक्षता उन्होंने काफी हद तक हासिल की है। दूसरी बात, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी लक्षणीय उन्नति की है। पहली बात राजनीतिक क्षेत्र में, दूसरी शिक्षा की बात, और तीसरी बात कि विभिन्न संस्थाओं में और देश की नौकरियों के क्षेत्र में कदम रखने भर ही सही लेकिन अपनी जगह बना ली है। तो इस तरह 3 चीजों की बात बाबा साहब ने की है यहाँ पर, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और विभिन्न संस्थाओं में, देश के विभिन्न क्षेत्रों में, नौकरियों के क्षेत्र में बाबा साहब ने यूं कहें कि अतुलनीय कार्य किया है जो रिपोर्ट यहाँ पर बाबा साहब ने रखी है। मेरे सम्मानित साथियों, अभी भी रिपोर्ट का अगला हिस्सा बाकी है और डॉक्टर अंबेडकर संदेश आज तृतीय भाग लेकर हम उपस्थित हुए थे। ये स्पीच, ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को संकलनकर्ता आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी के माध्यम से हम यहीं पर रोकते हैं। निश्चित रूप से अगले डॉक्टर अंबेडकर संदेश के लिए, इसका शेष भाग बाबा साहब का सुनने के लिए आप जरूर बेसब्री से इंतजार करेंगे और हम समय रहते हैं अगले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में संपूर्ण रिपोर्ट रखने का कार्य करेंगे। इसी निवेदन के साथ कि इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्यों कहा कि पुणे समझौता के कारण राजनीतिक अधिकार का मौका मिला है?
डॉक्टर बाबा साहब अध्यक्ष पद किसे और क्यों देना चाहते हैं? अस्पृश्यों के बारे में 3 बातें क्या बताई हैं बाबा साहब ने, उन 3 बातों को आप चिंतन कीजिए। यदि आप हो सके तो कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। इन 2 प्रश्नों में से किसी एक का जवाब देना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अब हम समाप्त करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आईटी सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे पुनः नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।